हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश हेल्थ केयर में आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुखार क्या होता है और बुखार क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप लोग ने बुखार के इलाज करवाए होंगे, बहुत बार आप लोगों को बुखार से पीड़ित आप लोग हुए होंगे, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं मिली होगी कि बुखार क्यों होता है। आपका बुखार का इलाज ज़रूर अवश्य मिला होगा, पर बुखार क्यों होता है और बुखार क्या होता है, इसके बारे में आज आप सभी को हम जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, और बुखार का कौन सी मेडिसिन सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन है, इस सारे टॉपिक के बारे में आज संपूर्ण जानकारी बुखार के बारे में देंगे और पूरी डीपली में जानकारी देंगे। गर्भावस्था में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन बच्चा में कितनी डोज लेनी चाहिए, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं बुखार में कौन कौन से टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा टॉपिक है बुखार क्या होता है और क्यों होता है, और बुखार होने का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, और बुखार में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दवा समाधान। जी हाँ दोस्तों, बुखार के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बुखार के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दवा का सही खुराक लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों दवा अगर खुराक से ज़्यादा लिया जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। तो दवा लेनी बड़ी बात नहीं है, दवा को कितनी मात्रा में लेनी है यह सबसे बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस टॉपिक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं बुखार हर एक घर में, हर परिवार में बुखार आता ही है, और बुखार शरीर में आप लोग जानते हैं कि बुखार नियमित तौर पे हर एक शख्स यानी मनुष्य के शरीर में रहता है। यही बुखार को बढ़ जाने से शरीर में हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, और बुखार का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बुखार के बारे में जानेंगे। किसी किसी परिवार में ऐसा भी होता है कि बुखार होने के कारण किसी एक परिवार में एक व्यक्ति को अगर बुखार है तो घर के पूरे परिवार को बुखार से पीड़ित हो जाता है। क्यों, इसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगी, और कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बुखार के दौरान, इस सारे टॉपिक के बारे में आज बुखार के सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को यह पता है कि बुखार होता है तो इसका इलाज करने से ठीक होता है, लेकिन यह पता नहीं होगा अभी तक कि वीडियो के माध्यम से मैं भी पूरी वीडियो या आज तक हमें भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी भी देना चाहते हैं कि बुखार क्या होता है और क्यों होता है। इस जानकारी को आपको लेने से यह होगी कि बुखार से बचने की बहुत ही महत्वपूर्ण आप भूमिका निभा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा टॉपिक है बुखार क्या होता है और क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, किसी भी रोग को ठीक करने से पहले उस रोग को परीक्षण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस बीमारी क्या है, वो बीमारी का क्या नाम है, क्यों होता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप इस बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे, और कैसे बचेंगे इस सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोग को ज़रूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक है बुखार क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, शरीर का तापमान बढ़ने की स्थिति को बुखार कहा जाता है। जब शरीर में कोई संक्रमण, सूजन या अन्य कोई समस्या होती है तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार का इन्फेक्शन से लड़ने की तरीका है, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों,
चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बुखार होने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ मेरे दोस्त, बुखार होने का प्रमुख कारण क्या है? बुखार वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दवाइयों या वैक्सीन का प्रभाव से भी बुखार होता है। चलिए दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन सी बुखार आते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम, कोविड आता है वायरल इन्फेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें मलेरिया, टाइफाइड तथा निमोनिया आता है। जी हाँ दोस्तों, दवाइयों या वैक्सीन का प्रभाव, कभी कभी दवाइयों के कारण भी बुखार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोग जानते हैं किसी बच्चे या किसी मेरे सियान या किसी मेरे बुजुर्ग है, उनको किसी भी दवाई से कभी कभी बुखार आ जाती है। जैसे में बच्चों को इंजेक्शन दिलवाने के बाद भी बुखार आ जाती है। जैसे में बच्चों को बुखार का इंजेक्शन पड़ती है माह या साल के लिए, वह पोलियो का, जिसको पोलियो का वैक्सीन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोलियो का वैक्सीन कहा जाता है। उस इंजेक्शन को भी लेने से, उस वैक्सीन को लेने से भी बुखार बच्चे को कभी कभी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन में सर्दी, खांसी, जुकाम, कोविड आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे में आप मान लीजिए, आपको साफ शब्द में बता दें, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यह सब, गला खराश, यह सब वायरल इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंतर्गत, यह मेरे दोस्त, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया, टाइफाइड, यह दोस्तों बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको अगर सही समय पे इलाज नहीं करवाया जाए तो शरीर के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर समय से इलाज कराने के बाद यह ज़्यादा प्रभाव शरीर पर नहीं डालेगी। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक देखते। गर्म मौसम या अत्यधिक गर्मी। जी हाँ दोस्तों, बुखार गर्म मौसम या अत्यधिक गर्मी के कारण भी होता है। शरीर के अत्यधिक गर्मी होने पर भी, जी हाँ दोस्तों, शरीर के अत्यधिक गर्म होने पर भी बुखार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे में आप लोग जान लीजिए, धूप में से आने के बाद पानी पीने से भी बुखार हो सकता है। जैसे में देख लीजिए मेरे भाई, किसी भी मेरे दोस्तों को अगर धूप में से आने के बाद तुरंत अगर ठंडा पानी पीते हैं तो आपको बुखार होने की ज़्यादा संभावना है। और उसमें कौन सी बुखार होगी? तो दोस्तों उसमें वायरल इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। कैसे? सर्दी, खांसी, जुकाम, सरद गरम, जिसे बोलचाल के भाषा में बोला जाता है। देह गर्म हो जाना, माथा दर्द करना, माथा भारी हो जाना। जी हाँ दोस्तों, यही आती है। ज़्यादा कसरत करने से भी बुखार आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्षमता से ज़्यादा अगर कसरत करते हैं यानी मेहनत करते हैं तो आपको बुखार आ सकता है, हरासमेंट के वजह से, जिसे बोलचाल के भाषा में हरासमेंट बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हरासमेंट के वजह से भी बुखार आता है। जी हाँ, चलिए दोस्तों अगले टॉपिक को देखते हैं। बुखार नियमित लेवल में शरीर में रहता है। जी हाँ दोस्तों, और होना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक व्यक्ति के शरीर में बुखार नियमित लेवल में रहता है और होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुखार आमतौर पर, जी हाँ दोस्तों, बुखार आमतौर पर शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लेकिन यदि यह लंबे समय तक रहे या बहुत उच्च तापमान में हो तो यह शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे में दोस्तों, बुखार अगर नियमित है तो शरीर में नियमित तौर पर बुखार रहना चाहिए। अगर यही बुखार उच्च तापमान में किसी भी व्यक्ति के शरीर में हो जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हार्मोन बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हार्मोन बदलाव के दौरान महिलाओं में मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान भी बुखार महसूस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, किसी महिलाओं में हार्मोन बदलाव के दौरान, महिलाओं में मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान भी बुखार महसूस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले टॉपिक, बुखार होने पर, जी हाँ दोस्तों, बुखार होने पर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं बुखार होने पर मेडिसिन लेते हैं, तब मेडिसिन ठीक करने की एक जरिया है, फीवर ठीक करने की यानी बुखार ठीक करने की एक जरिया है। लेकिन इसमें सावधानियां भी बरतनी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, बुखार होने पर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो कौन सी सावधानियां हैं? शरीर को आराम दीजिए। शरीर को आराम देने से बुखार जल्दी ठीक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों,
महत्वपूर्ण सावधानियाँ क्या है जानिए। आराम करें। बुखार के दौरान शरीर को ज़्यादा परिश्रम न दें, क्योंकि आराम करने से शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आराम करते हैं तो शरीर को एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर आप बुखार के दौरान परिश्रम करते हैं तो आपका शरीर का एनर्जी परिश्रम करने में लॉस्ट होगी, तो आपका बुखार जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बुखार के दौरान आप आराम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगले टॉपिक, बुखार होने पर प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, बुखार के कौन कौन से लक्षण हैं, बुखार आने का कौन कौन से लक्षण हैं। देखिए दोस्तों, ठंड लगना, पसीना आना। देखिए दोस्तों, बुखार के दौरान किसी भी व्यक्ति को पसीना आता है और सर दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, और मांसपेशियों में दर्द होता है और थकान होना, यह बुखार के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। बुखार के दौरान पसीना क्यों आता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेश्चन, बुखार के दौरान पसीना क्यों आता है। बुखार आने पर शरीर में पसीना आना सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तापमान बढ़ता है और खुद को ठंडा करने के लिए पसीना बहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बुखार के दौरान पसीना आता है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर बुखार आपको है, अगर पसीना आ रही है, तो आप मान लीजिए आपका बुखार नियमित तौर में आने की स्थिति में हो चुकी है। जी हाँ, बुखार के दौरान तरल पदार्थ का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 6 से 7 या 8-10 लीटर तक पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, जैसे में आप लोग जानते हैं, नारियल पानी में डाब आती है या कच्चे नारियल का डाब होता है, उसे पीने से आपके शरीर में एनर्जी प्रदान होगी। इसमें आपको बुखार से लड़ने में सहायता मिलेगी। बुखार के दौरान शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पपीता, संतरा, अंगूर, कीवी फल, खीरा, जामुन, अनार, आम लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको शरीर में एनर्जी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण फ्रूट यानी एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, बुखार में कौन कौन, देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आपको इतना बता दिया, बुखार में कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कितने मात्रा में लेनी चाहिए, उम्र के अनुसार डोज आप सभी को बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दर्द बुखार में ज़्यादातर पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल टैबलेट के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड नेम है, आप लोग जान लीजिए। किसी भी मेडिकल स्टोर से लेने जाइएगा तो पैरासीटामोल, जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी यह पता होगा कि पैरासीटामोल बुखार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। तो पैरासीटामोल में बहुत ही अच्छे और ब्रांड नेम, ब्रांडेड दवा जो भी है, आपको उसका तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर देखिए, और यह ब्रांड नेम सब एक ही कंपोजिशन यानी केमिकल नेम पैरासीटामोल का है। देखिए डोलो 500 mg। जी हाँ दोस्तों, डोलो 500 mg यह एक पैरासीटामोल टैबलेट है। डोलो 650 mg टैबलेट, यह पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट है। कालपोल 500, जी हाँ दोस्तों, कालपोल 500 यह एक पैरासीटामोल टैबलेट है। पैरासिप 500, जी हाँ दोस्तों, पैरासिप 500 यह एक पैरासीटामोल टैबलेट है। P650, जी हाँ दोस्तों, P650 पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट है। क्रोसिन एडवांस, जी हाँ दोस्तों, क्रोसिन एडवांस टैबलेट यह एक पैरासीटामोल टैबलेट है। पैरासिप 650 यह एक पैरासीटामोल टैबलेट, जी हाँ दोस्तों, यह सब एक पैरासीटामोल मेडिसिन। इसमें से किसी एक भी मेडिसिन को, यानी डोलो ले या कालपोल ले या पैरासिप ले लीजिए या P650 ले लीजिए या क्रोसिन एडवांस ले लीजिए या पैरासिप ले लीजिए, इसमें से आप मेडिकल स्टोर पर किसी एक भी मेडिसिन मिलता है इसमें से, तो किसी एक मेडिसिन को आप ले लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे कंपनी इसे सप्लाई करती है और इस बहुत अच्छे ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे मेडिसिन का कंपोजिशन है पैरासीटामोल टैबलेट। तो दोस्तों, इसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने वर्ष के बच्चों को कितना लेना है, एकदम पूरे डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं। तो जानिए पैरासीटामोल का। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल का वयस्कों में कितनी मात्रा में देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वयस्कों यानी बड़े यानी 15 साल से ऊपर के मनुष्य को कितनी मात्रा में पैरासीटामोल देनी चाहिए। वयस्कों को पैरासीटामोल अगर 500 mg आप लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर 500 mg लेते हैं तो 500 mg से 1000 mg तक, जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल 500 mg से 1000 mg तक
4 से 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। 4 से 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। जैसे में आप मान लीजिए अभी दिए आप पैरासीटामोल 500 mg, तो 4 से 6 घंटे के अंतराल में फिर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पैरासीटामोल के बारे में भी बताऊंगा कि कितने mg। अब मान लीजिए डोलो 650 mg टैबलेट है, अगर आप उसे एक खुराक दे दिए तो 4 से 6 घंटे के अंतराल में फिर उसे आप दे सकते हैं। 1000 mg तक आप पैरासीटामोल देने के बाद 4 से 6 घंटे के अंतराल में फिर दे सकते हैं। तो दोस्तों, और कितना लेना है पैरासीटामोल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना है मनुष्य को पैरासीटामोल, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल उनकी आयु और वजन के हिसाब से निर्धारित की जाती है। बच्चों के लिए उनका उम्र यानी कितने वर्ष का है और उनके वजन के अनुसार से इसका डोज के बारे में दिया जाता है, कितना डोज देना है। पैरासीटामोल एक सुरक्षित और प्रभावी दवा है। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल एक सुरक्षित दवा है जो बुखार और दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका उपयोग उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, वयस्कों के लिए यानी बड़े यानी एडल्ट डोज के लिए, एडल्ट यानी बड़े के लिए इसका अधिकतम खुराक 24 घंटे में 4000 mg से ज़्यादा न ले। जी हाँ दोस्तों, 4000 mg से ज़्यादा न ले। जैसे मैं आप सभी को अभी देखा है डोलो कालपोल 500 mg आती है, 650 mg आती है, तो उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से ऐड करें कि 24 घंटे में 4000 mg से ज़्यादा न ले। जी हाँ दोस्तों, उपयोग इस मेडिसिन को दिन में 4 बार तक लिया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि खुराक के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 4 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए पैरासीटामोल लेने में। बच्चों में मेडिसिन का उपयोग कितनी मात्रा में करनी चाहिए और इसका ब्रांड नेम अगले स्लाइड पे अभी हम बता रहे हैं। बच्चों में मेडिसिन का उपयोग, जी हाँ दोस्तों, आपको अभी ध्यान दीजिए, कालपोल टैबलेट बताए थे, कालपोल 500 mg टैबलेट, कालपोल 650 mg टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, तो बच्चों के लिए यह ड्रॉप के माध्यम से आती है। तो कालपोल ड्रॉप, कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप, जी हाँ दोस्तों, 0 से 3 महीने के बच्चों को 60 mg, जी हाँ दोस्तों, 60 mg दिया जा सकता है। दोस्तों, बच्चों में ध्यान रखें, बच्चों में आप मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर के सलाह से ही लें, क्योंकि बच्चों में वजन के हिसाब से भी मेडिसिन को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए कालपोल ड्रॉप्स 0 से 3 महीने के लिए कालपोल ड्रॉप्स यानी डोलो ड्रॉप्स, कालपोल ड्रॉप्स सब एक ही है पैरासीटामोल, लेकिन बच्चों के लिए आप अपने चिकित्सक से या फार्मासिस्ट से मिलकर ही इसका डोज निर्धारित कर सकते हैं। यह जानकारी आपको जानकारी पर्पस के माध्यम से दी जा रही है। डायरेक्ट वीडियो देखकर आप मेडिसिन का उपयोग ना करें। 3 से 6 महीने के बच्चों में एक कालपोल 120 mg सिरप देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कालपोल 120 mg सिरप आधा चम्मच 2 बार सुबह और शाम देना चाहिए। कालपोल 120 mg सिरप, जी हाँ दोस्तों, कालपोल 120 mg सिरप 3 से 6 महीने के बच्चों को आधा चम्मच यानी 2.5 ml देना चाहिए। 60 mg 120 mg सिरप 6 महीने से 1 वर्ष के बच्चों को 150 mg सिरप, कालपोल 250 mg आती है या 120 mg आती है, तो इसीलिए आपको हम बताए हैं कि आप बच्चों में इसका उपयोग अपने चिकित्सक या फार्मासिस्ट के सलाह से ही दें। जी हाँ दोस्तों, 1 से 5 वर्ष के बच्चों को 250 mg सिरप, कालपोल 250 mg सिरप 1 चम्मच प्रत्येक खुराक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों।